फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फैमिली डायनामिक में, वो था हमारा एक जीवन साथी चुनने का जो एक चयन करते हैं, यानी डिसीज़न करते हैं, उनमें हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो जिसमें आज हमारा है शारीरिक उपयुक्तता। तो पहला इसमें वर वधू की आयु। वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाने से पूर्व आयु के संबंध में जानकारी नितांत आवश्यकता है। यानी कि अगर हम वैवाहिक संबंध स्थापित करने किए जाने से पहले उसमें एक दोनों की, वर हो या वधू, दोनों की आयु की जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में पुराने समय से ही विवाह अत्यंत अल्प आयु में ही कर दिए जाते थे, जो न तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही उपयुक्त होते थे और न सामाजिक और जैविक दृष्टि से ही उपयुक्त थे। क्योंकि जो पहले टाइम में क्या होता था कि पहले टाइम में बहुत कम आयु में विवाह कर दिए जाते थे, या बहुत कह सकते हैं बाल्यावस्था में ही विवाह हो जाते थे, जिन्हें हम बाल विवाह कहते थे। जो कि क्योंकि तब तक ना तो एक शरीर का अच्छे से डेवलपमेंट हो पाता था, ना ही वो एक व्यक्ति सही से मैच्योर हो पाता था, ना ही उसका जो मानसिक विकास कह सकते हैं सही से नहीं हो पाता था। क्योंकि तब तक व्यक्ति में सही से सही गलत या किसी भी कार्य को करने का तरीका नहीं आ पाता था। तो उसमें ना तो वो सामाजिक रूप से, ना ही वो जैविक रूप से, किसी भी तरीके से उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता था, जिसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं दुष्परिणाम, या जिसका कहीं ना कहीं हानि व्यक्ति को बाद में भरनी होती थी। तो क्योंकि इस अवस्था तक लड़कों और लड़कियों में परिपक्वता नहीं आ पाती थी, यानी एक तरह की मैच्योरिटी नहीं आ पाती थी, जो एक विवाह की सही आयु होती है वो नहीं होती थी। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से इतने परिपक्व नहीं हो पाते थे। क्योंकि विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें व्यक्ति को एक पूर्ण परिपक्वता का आना, उसमें पूरी शारीरिक या मानसिक रूप से उसको पूरा मैच्योर होना, या उसका पूरा पूर्ण विकास होना भी बहुत ध्यादा ज़रूरी है, जिसमें वो संवेगात्मक या सामाजिक दृष्टि से वो पूरा मैच्योर होना चाहिए। तो उस टाइम में ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखी जाती थी, या इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। तो वो जो एक विवाह होता था वो इतना सफल विवाह नहीं माना जाता था। क्योंकि एक सफल विवाह होने के लिए व्यक्ति का शारीरिक रूप से भी परिपक्व होना, यानी कि उसकी जो कह सकते हैं उसके हॉर्मोन्स का पूर्ण रूप से डेवलप होना, या उसमें एक पूरी मैच्योरिटी आना, या उसका मानसिक रूप से, जो उसका मेंटली रूप से उसको पूर्ण रूप से मैच्योर होना, या उसका इमोशनली या सामाजिक दृष्टि से, मतलब इन्हीं सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के व्यक्ति को एक मैच्योरिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ की समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उस रिश्ते को या उस संबंध को अच्छे से निभा पाते हो। तो सफल वैवाहिक जीवन के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु वर्ष, इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया है, वो जो लड़कियों की आयु है वो 21 वर्ष और लड़के की आयु 23 वर्ष उपयुक्त मानी गई है। इस आयु तक लड़कियों में गर्भाधान की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि तब तक पूरे जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स का विकास हो चुका होता है, या बॉडी के सभी पार्ट, एक जो हमारी बॉडी होती है वो पूर्ण परिपक्वता प्राप्त कर लेती है। तो जिसमें विवाह के उपरांत विभिन्न प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं वो उनका सामना नहीं करना पड़ता, तथा लड़कों में भी आर्थिक आत्मनिर्भरता का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि तब तक व्यक्ति अपनी जो एजुकेशन प्राप्त कर लेता है, कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में होता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता, यानी कि आत्मिक रूप से क्या होता है, वो मजबूत बन जाता है, या मजबूत बनने की कोशिश में लगा रहता है। तो अब आता है हमारा स्वास्थ्य व सूझने की योग्यता। स्त्री पुरुष जब विवाह करते हैं तो उनकी स्वाभाविक आकांक्षा यह होती है कि उनके यहाँ अच्छी संतान उत्पन्न हो, तथा वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ
उत्पन्न हो, यानी जो उनकी संतानें हैं वो स्वस्थ उत्पन्न हो। तो यदि माता पिता पूर्ण स्वस्थ हैं, यानी कि अगर वर वधू या माता पिता दोनों ही पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, मेंटली रूप से यानी मानसिक रूप से स्वस्थ है वे व्यक्ति, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो संतानें होती हैं वो भी स्वस्थ ही होती है। यानी कि एक तरह की कहते हैं कि वंश के अकॉर्डिंग ही आगे की संतानें होती है, तो वंशानुगत रोगों से भी मुक्त होना ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो ऐसे माता पिता की संतान सामान्य और स्वस्थ होगी, यानी कि दोनों व्यक्ति का एक तो रोग मुक्त होना, दोनों का मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना या एक सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, तो जो उनकी संतानें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं स्वस्थ होती हैं, क्योंकि एक बच्चों में एक हेरिडिटी आती है कि अपने माता पिता के जो गुण होते हैं, जो वंश होते हैं, वही वो उन्हीं में वो गुण आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से रोग है उस व्यक्ति में, तो कहीं ना कहीं उस रोग का या उस बीमारी का असर उसकी संतान में आगे दिखने लगता है। तो व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा रोग मुक्त होना, या जितना कह सकते हैं जितना माइंडेड व्यक्ति होगा उसका कहीं ना कहीं असर उसके बच्चों पर भी पड़ता है, या कह सकते हैं जिस तरह इंसान का व्यक्तित्व होता है, यानी कि खुद की एक छवि होती है, पर्सनल इमेज होती है, अगर व्यक्ति की एक अच्छा व्यक्तित्व है तो कहीं ना कहीं उसका असर उसकी संतानों पर भी पड़ता है। तो एक फिर आता है इसमें स्वस्थ यौन अभिवृत्तियाँ। जिन व्यक्तियों की यौन के प्रति स्वस्थ अभिवृत्तियाँ हैं तथा जिन्हें यौन के संबंध में जानकारी है, वे वैवाहिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त होते हैं। यानी कि जिन एक स्वस्थ अभिवृत्तियाँ होना यौन संबंधों के बारे में, या जिन व्यक्तियों को यौन संबंध के बारे में पूर्ण जानकारी होती है, वे विवाह की दृष्टि से भी अधिक उपयुक्त होते हैं। तो इस कथन की अनेक अध्ययनों से पुष्टि हो चुकी है कि कि अगर व्यक्ति में सही या स्वस्थ यौन अभिवृत्तियाँ हैं तो कह सकते हैं कि वो उनके लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो जो ये बात कही गई है, इस बात को भी कई अध्ययनों के द्वारा इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन भारत में यौन शिक्षा प्राय पूर्ण रूप से उपेक्षित है। यानी कि जो यौन संबंध है इसके बारे में ना तो कोई व्यक्ति इतना खुल करके बात कर पाता है, ना ही इनके ऊपर इतनी खुल के बात करने की परमिशन, या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की सोच होती है वो इस संबंध या इसके बारे में इतनी बातें ना तो ज्ञान होता है, ना ही बात करना चाहता है। तो क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में सही ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो नए दंपत्ति होते हैं उनमें यौन शिक्षा के अभाव में यौन संबंधों के प्रति प्राय स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण नहीं हो पाता। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ यौन अभिवृत्तियाँ नहीं है या सही ज्ञान नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनमें यौन संबंधों के प्रति जो एक सही यानी एक पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है व्यक्ति का, उस पॉजिटिव दृष्टिकोण का कहीं ना कहीं निर्माण नहीं हो पाता। तो हर एक चीज़ के बारे में एक स्वस्थ दृष्टिकोण का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी एक सही सोच का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आता है शारीरिक गठन या चरित्र और व्यक्तित्व। तो जीवन साथी का चुनाव करते समय चरित्र और शारीरिक सौंदर्य को भी महत्व देना चाहिए। वर और वधू दोनों में अवांछनीय गुण नहीं होने चाहिए, जैसे चंचल, अस्थिर, मस्तिष्क, मूर्खता, धूम्रपान आदि। यानी कि व्यक्ति में इतने कह सकते हैं अवांछनीय गुण भी नहीं होने चाहिए, जैसे कि या तो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा चंचल है या अस्थिर है, क्योंकि
हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है। अगर व्यक्ति थोड़ा चंचल है चल जाता है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हर एक चीज़ में, चाहे वो मुद्दा कितना ही क्यों ना सीरियस हो, लेकिन वो उसमें भी चंचलपन है उसमें, तो वो अ, कहीं ना कहीं ये एक तरह का दोष उत्पन्न हो जाता है, या एक थोड़ी सबकी मानसिक स्थिति या मानसिक रूप से स्वस्थ ना होना, या मूर्खतापूर्ण बातें करना, या इस तरह का बिहेवियर रखना, या जो धूम्रपान होता है, ये एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक बुरा व्यक्तित्व दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से एक व्यक्तित्व का, सही व्यक्तित्व का जो विकास है वो नहीं हो पाता। तो जीवन साथी का चुनाव करते समय उसके चरित्र, यानी उसका जो चरित्र है या शारीरिक सुंदरता को भी महत्व देना चाहिए। तो ये हमारे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं, कि जैसे कि शारीरिक गठन, यानी कि सामने वाले व्यक्ति की जो शारीरिक आकृति है वो किस प्रकार की है, या जो उसका चरित्र है वो कैसा है, या जो उसका व्यक्तित्व है, यानी कि उसके बोलने का तरीका, उसकी आदतें, सबसे घुलने मिलने का व्यवहार है या नहीं है, या व्यक्ति अपने आप में ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये चीज़ें भी बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा खुला व्यक्ति, यानी कि जितना सबसे अच्छे से बोलने वाला या सबको समझने वाला होगा, उतना ही, या किसी भी चीज़ में एडजस्टमेंट करना आना, ये सब चीज़ें एक कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में या आने वाले जीवन में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।